दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आज के इस एक वीडियो में आज के इस एक वीडियो में हम हिंदी के जितने भी बहुविकल्पी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो गद्य और पद्य से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जो आपके पास ये पेपर होता है जिसे 2022 का है, तो इसमें जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके गद्य और पद्य से पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन गद्य से पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन पद्य से पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन होता है ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और यदि शुरुआत के आपके 10 में से यदि 8 नंबर भी सही हो जाते हैं तो एग्जामिनर पर थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जान लीजिए। तो आप ऐसा करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जिससे आपके यहाँ से शुरुआत के 10 नंबर से ज़्यादा नंबर आने के चांस रहे। तो आज के इस एक वीडियो में हम गद्य और पद्य के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, और शायद 270 के आसपास क्वेश्चन हैं। 270 के आसपास क्वेश्चन है, यानी कि 135 मान सकते हैं गद्य से और 135 मान ले सकते हैं पद्य से, क्योंकि देखिए 5 नंबर इससे आएगा, 5 नंबर इससे। तो 270 क्वेश्चन न बहुत कम है न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कम तो है नहीं, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 10 नंबर के लिए थोड़ा हमें ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम गद्य और पद्य के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। और इसके साथ साथ यह भी बता दें कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जैसे जितना भी क्वेश्चन मैं अभी पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक बताऊंगा, इनके बीच में जितने क्वेश्चन आएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से प्रश्न आता है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, या इसे कह देगा कि मतलब सरोज स्मृति के रचयिता हैं। तो 4 विकल्प रहेगा, कोई एक सही रहेगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो इस मेथड पे नहीं बताऊंगा, जिससे मैं इस तरीके से बताऊंगा कि परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है। तो 4 विकल्प ना देके मैं डायरेक्ट उसका आंसर दे दूंगा। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए क्या है, मोहन राकेश की रचना कौन सी है? लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश की रचना है। तो मोहन राकेश की रचना कौन है? लहरों के राजहंस। अब दूसरा देखिए, अभी जैसे जैसे आप वीडियो देखने लगेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा भी, बस आप केवल देखते रहिए। अब देखिए, परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास है परीक्षा गुरु का रचयिता। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। इसके बाद देखिए, ज्योतिश्वरी की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ज्योतिश्वरी की जो रचना है वो वर्ण रत्नाकर की है। ज्योतिश्वरी की रचना किसकी है? वर्ण रत्नाकर की रचना है ज्योतिश्वरी। अब देखिए, बाल मुकुंद गुप्त, जो बाल मुकुंद गुप्त हैं ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के लेखक हैं। माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल। अब देखिए, तो लल्लू लाल किस कौन कौन से लिखे हैं? एक माधव विलास लिखे हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़े, और अभी देखिए हमने आगे पढ़ा था प्रेम सागर, इसके भी लल्लू लाल हैं। अब देखिए, महादेवी वर्मा की गद्य विधा में किसकी प्रधानता मिलती है? जैसे आपके आपके क्वेश्चन में ये पूछेगा महादेवी वर्मा के गद्य में किसकी प्रधानता मिलती है, तो आप बताएंगे करुण रस, यानी कि दुख के बारे में ज़्यादा मिलता है कहानी। अब देखिए अगला क्या है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो देखिए, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? ये देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इसके भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार। आप देखते रहिए, और मैं आपको बताऊं जब आप देखने लगेंगे तो मैं क्वेश्चन को रिवाइज भी कराऊंगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा था। तो इसके जो रचयिता हैं ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है? जैसे आपसे मान लीजिए किसी एक लेखक का नाम दिया, उनके जन्म स्थान दे देगा और कहेगा कि जन्म स्थान जो है किसका है। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है, तो आपसे 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। जो राहुल संस्कृत्यान रहेगा वही सही रहेगा, क्योंकि इन्हीं का जन्म स्थान यहाँ पे था।
तो इसलिए राहुल संस्कृत्यान हो जाएगा सही। ये तो क्वेश्चन का एक अलग तरीके से पूछने का तरीका था, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। और एक चीज़ जान लीजिए, जो राहुल संस्कृत्यान थे इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था केदारनाथ पांडे। राहुल संस्कृत्यान का वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। रात हो गए भाई, थोड़ा सा मॉस्किटो सूटो आ रहे हैं, बस यही है। आज रात को मैं पहले टाइम पे ही वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे नींद लगी थी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बाल मुकुंद गुप्त थे, तो मैं उनको कह रहा था विद्युत वाहक बल। तो उस समय, क्योंकि कल जो है फिजिक्स पे वीडियो बनाए थे, और आज जब रात को बनाने लगे पहले टाइम 9 बजे करीब 10 बजे के, तो हमें नींद आने लगी। इसलिए हम सोचे जब सो के उठेंगे तो वीडियो बनाएंगे। तो अब देखिए बना रहे हैं, तो अभी भी रात ही है। अब देखिए क्या कह रहा है, शांति निकेतन क्या है, आपको बताना है कि शांति निकेतन क्या होती है। तो देखिए जो शांति निकेतन है, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की थी। शांति निकेतन का मतलब ये होता है, जैसे देखिए जो हमारे देश में अंग्रेज आए, उनकी अपनी अलग शिक्षा पद्धति, जिस पद्धति से आज हम सभी पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति। तो रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि इस पद्धति से हमारी संस्कृत नष्ट हो जाएगी, इसलिए हमें अपने गुरुकुल को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। तो ये जान लीजिए जो शांति निकेतन था वह एक प्रकार का गुरुकुल ही था, जो भारतीय रीति रिवाज, भारतीय शिक्षा पद्धति से शिक्षा देता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गद्य विधा की संख्या कितनी है। तो गद्य विधा की संख्या कितनी है? 15। आप याद कर लीजिएगा कि गद्य विधा की संख्या 15 है। रानी केतकी की कहानी, ये सभी आप जानते होंगे कि रानी केतकी की कहानी क्या है, इंसाअल्लाह खां द्वारा रचित है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा रचित है? इंसाअल्लाह खां द्वारा। अष्टायम की भाषा है। तो देखिए जो अष्टायम है, आप सभी जानते होंगे कि अष्टायम जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है, और भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति थी वो कौन सी थी? वह अष्टांग जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है, और भगवान कृष्ण की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा था। अब देखिए क्या है, मोहन राकेश है, एक मिनट रुको तो, अब नहीं आ रहा। अब देखो क्या है, मोहन राकेश हैं शुक्लोत्तर युग की। जो मोहन राकेश किस युग के कवि हैं? तो शुक्लोत्तर के, लहरों के राजहंस इन्हीं के द्वारा रचित है। पहला क्वेश्चन यही था, तो आपको पहला क्वेश्चन भी एक बार रियलाइज हो गया, याद हो गया होगा। अब देखिए क्या है, छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। जो छायावादोत्तर है, इस युग के कौन लेखक हैं? तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं, और विद्यानिवास मिश्र, ये छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। कौन कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल, विद्यानिवास मिश्र, ये दोनों लोग के कौन किस युग के लेखक हैं? तो ये दोनों हैं छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम कि द्विवेदी युग और छायावाद युग के लेखक कौन है। जिसे इसमें क्या पूछा कि छायावाद युग के लेखक कौन है, तो छायावाद के कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, विद्यानिवास मिश्र। लेकिन कह रहा है आप ये बताइए कि द्विवेदी और छायावाद युग, इन दोनों युगों का कौन लेखक है? तो इन दोनों युगों के लेखक हैं गुलाब राय। द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों के लेखक कौन है? गुलाब राय। अब चलिए हम आगे चलते हैं। इन सभी क्वेश्चन को मैं अलग अलग पार्ट में करवाया था, तो मुझे लगा कि एक पार्ट यदि बना दिया जाएगा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक पार्ट रहेगा तो एक बार देखो, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी पूरी कहानी। इसीलिए हम इसे एक पार्ट में लाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है। जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा, आपको बताया कि जो राहुल संस्कृत्यान है, एक मिनट रुकिए, जो राहुल संस्कृत्यान है इनका जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश आजमगढ़। ठीक उसी प्रकार से अब पूछ रहा है कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश, यहाँ पे किसका जन्म स्थान है। तो देखिए जो दौलतपुर रायबरेली है, एक मिनट, एक मिनट भाई रुको, अरे यार हम सोच रहे हैं, चलो ठीक है। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश, ये किसका जन्म स्थान है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है दौलतपुर उत्तर प्रदेश। तो इनका जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही ने आचार्य की उपाधि मिली। तो देखिए क्या है, आचार्य की उपाधि मिली, जो मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्हें आचार्य की उपाधि कहाँ से मिली? क्योंकि इनका पूरा नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन ये जो आचार्य लगाए हैं इन्हें उपाधि के रूप में मिली है, बाकी इनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ही है। तो यही पूछ रहा है कि इन्हें आचार्य की उपाधि कहाँ से मिली थी।
तो देखिए इन्हें आचार्य की उपाधि मिली थी नगरी प्रचारी सभा से, आचार्य की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो देखिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो जो द्विवेदी है इसी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, आप समझ सकते हो। और जो गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों के लेखक, जो कि भी हमने आपको बताया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो द्विवेदी युग के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक तो देखिए जो गुलाब राय हैं ये द्विवेदी युग के भी हैं, छायावाद के भी हैं। तो द्विवेदी युग का जब पूछेगा तो इसमें एक नाम तो फिर से फिक्स हो गया गुलाब राय, लेकिन इसके साथ साथ दो और याद कर लीजिए, एक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और एक सरदार पूर्ण सिंह, तो तीन लोग हो गए। अब देखिए क्या है, नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो नगरी प्रचारी जो सभा है इसकी स्थापना जो है भारतेंदु युग में हुई थी। नगरी प्रचारी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। और काशी नगरी प्रचारी की सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। तो काशी नगरी प्रचारी सभा जो है इसकी स्थापना की थी वो श्याम सुंदर दास ने की थी। देखिए नगरी प्रचारी अलग है, इसकी स्थापना भारतेंदु युग में हुई, और काशी नगरी प्रचारी सभा अलग है जिसकी स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, जितना क्वेश्चन मैं आपको अभी तक करवाया सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ कि ये क्वेश्चन इतने इतने पूछा गया, ये नहीं, क्योंकि जितने क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया है उस सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं लिखने से अच्छा मानता हूँ कि आप ये मान के चलें कि सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बार पूछा गया था। नचिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो देखिए सदल मिश्र द्वारा यह रचित है। ठीक है, सदल मिश्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के लेखक कौन है? भारतेंदु युग के लेखक जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट हैं। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं और बालकृष्ण भट्ट हैं। देखिए अष्टायम क्या है? देखिए अष्टायम की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, और इसके जो मुख्य कवि हैं वो नाभा दास हैं। अष्टायम की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्यों? क्योंकि अष्टायम श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। अभी जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मैं बताऊँगा। और नाभा दास जो है इसके मुख्य कवि हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कर्म भूमि जो है यह किस विधा की रचना है? तो आप सभी जानते हैं कर्म भूमि जो है एक उपन्यास, लेकिन किस प्रकार का? तो राजनीतिक उपन्यास है कर्म भूमि। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब बात उपन्यास की हो रही तो आप एक चीज़ यह भी जान लीजिए कि उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो रंगभूमि है, कर्मभूमि है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान गबन, ये सभी मतलब प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान गबन, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब देखिए क्या आगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। बाण भट्ट की आत्मकथा, और मैं आपको बता दूं ये जो ऐसे है ना ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो देखिए परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास है। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास है, और इन्हीं द्वारा एक और रचित है संयोगिता स्वयंवर, यानी कि संयोगिता स्वयंवर, परीक्षा गुरु, इन दोनों के रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? देखिए शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी किसके द्वारा रचित है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा रचित है। ठीक है, अब देखिए क्या है, परीक्षा गुरु जो है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। जो परीक्षा गुरु है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु को। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक देखिए अज्ञेय हैं। ठीक है, भगवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी, श्रद्धाराम फुलौरी भगवती उपन्यास के हैं। अब देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? देखिए तो जयशंकर प्रसाद द्वारा तितली रचित है। तो आपसे 4 विकल्प देगा, जो तितली रहेगा वही सही लगाना है। ये इसके अलावा कोई और जो जयशंकर प्रसाद जी का हो। आगे देखिए क्या है, राग दरबारी की रचना कौन सी विधा है?
जो राग दरबारी की रचना कौन सी विधा है? तो इनकी जो विधा है यह उपन्यास है। अब देखिए कह रहा है जो उपन्यास है जिसका नाम है परीक्षा गुरु। पर देखिए उपन्यास कौन कौन सा है, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है, यह कह देगा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो उसी प्रकार से आप जान लीजिए जो परीक्षा गुरु तितली गबन, परीक्षा गुरु तितली गबन, ये सभी क्या है उपन्यास, ये तीनों तीनों उपन्यास है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए गोदान उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अब चलिए बात हम कहानी पे कर लेंगे कि देखिए हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम कहानी जो है इंदुमती है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। यानी कि जो हिंदी की प्रथम कहानी है उसका नाम क्या है? इंदुमती। और वो किसके द्वारा रचित है? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। अब देखिए चंद्रधर शर्मा, उसने कहा था किसकी रचना है? तो देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की रचना। उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। मोहन राकेश की कौन कौन सी है? लहरों के राज, साथ ही अभी आखिरी चट्टान तक। जिंदगी और जोंक यह किसके द्वारा रचित है? जिंदगी और जोंक जो है अमरकांत द्वारा रचित है। एक मिनट, थोड़ा समय। हाँ, जिंदगी और जोग जो है अमरकांत द्वारा रचित है। प्रथम कहानी कौन सी है? तो देखिए जो प्रथम कहानी है उसका नाम है इंदुमती। अभी हमने आपको बताया कि जो हिंदी की प्रथम कहानी है उसका नाम क्या है? इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। अब देखिए 11 वर्ष का समय किसके द्वारा रचित है? तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। आकाशदीप यानी कि मधुआ किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है मधुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्या है? पर्दा, जिसे हम कहते हैं पर्दा, यह किसके द्वारा रचित है? तो पर्दा रचित है यशपाल द्वारा। और इस चीज़ को आप याद कर लीजिए कि जो आकाशदीप और मधुआ ये दोनों किसके द्वारा रचित हैं? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आकाशदीप का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आप इसका नहीं जानते होंगे तो ये भी याद कर लीजिए। अब देखिए क्या है? धुलाई वाली, इसकी कौन सी विधा है? जिसे कई बार पूछा नहीं जाता, रुक जाइए कि ये कौन सी मतलब विधा है। एक मिनट रुकिए, मैं देखूँ क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ देखिए एक मिनट, बहुत अच्छी, बहुत। जैसे इसमें देखिए क्या कहा है कि कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है किस विधा की है? उपन्यास है। तो कर्म मतलब कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। तो जरूर इससे पहले पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ कि जैसे पूछ लेगा कि जो है जो मतलब धुलाई वाली है एक कौन सी विधा है? तो कहानी है। वारिस, वारिस और आखिरी चट्टान तक। वारिस देखिए अलग है, वारिस और आखिरी चट्टान तक ये दोनों किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश द्वारा। आधे अधूरे भी मोहन राकेश द्वारा रचित है। बस ये कि आधे अधूरे क्या है? एक नाटक है। और अभी हमने आपको बताया था कि इसके लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के सदल मिश्र द्वारा रचित है नासिकेतोपाख्यान। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। या तो पेपर हो तो देख लेना, इससे बाहर नहीं आ पाएगा भाई। इसमें बहुत क्वेश्चन को मैं ऐड किया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? गिरती दीवारों के लेखक कौन है? तो देखिए जो गिरती दीवारों के लेखक हैं उनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है गिरती दीवारें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? चारुचंद्र लेख ये किसके द्वारा रचित है? तो चारुचंद्र लेख जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा। चारुचंद्र चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है चारुचंद्र लेख। अब देखिए क्या है? नूतन ब्रह्मचारी किसके द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा नूतन ब्रह्मचारी रचित है। तितली किसके द्वारा रचित है? अभी हमने आपको बताया कि जो तितली है, आकाशदीप है, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कर्मभूमि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और जो कर्मभूमि है, गोदान गबन, ये सब प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। और एक चीज़ आप याद कर लीजिए, चारुचंद्र लेख बाण भट्ट की आत्मकथा, ये दोनों किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है।
नदी के द्वीप शेखर एक जूनी अपने अपने अजनबी। मैं चाहता 3 क्वेश्चन बना देता, लेकिन ऐसा नहीं, इस तरीके से याद करेंगे आप ज़्यादा सरल रहेगा। नदी के द्वीप शेखर एक जूनी अपने अपने अजनबी, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है अज्ञेय द्वारा, सच्चिदानंद द्वारा। ठीक है, नदी के द्वीप शेखर एक जूनी अपने अपने अजनबी, ये इनके द्वारा रचित है, अज्ञेय द्वारा रचित है। अब देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या गुनाहों के देवता कौन है? तो गुनाहों के देवता जो है धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। तो देखिए गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, और गिरती दीवारें जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि त्याग पत्र जो है इसकी कौन सी विधा है? जैसे कि त्याग पत्र की कौन सी विधा है? देखिए, तो त्याग पत्र की विधा जो है वह है उपन्यास, और त्याग पत्र किस विधा पे है? मतलब उपन्यास पर। और किसके द्वारा रचित है? तो ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा रचित है, मतलब त्याग पत्र। अब देखिए सुनीता कौन सी विधा है? तो देखिए सुनीता जो है यह उपन्यास है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो पहले ही मतलब जो एक पेज लिया था पहले ही शुरुआत में ही, कि त्यागपत्र और भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों के रचयिता कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार। और भाग्य और पुरुषार्थ 2022 में पूछा गया है, त्यागपत्र भी पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ ज्ञानेंद्र कुमार है। ये दोनों को एक साथ इसलिए लिख दिया जाता है जिससे आपको याद करने में थोड़ा सा सरल हो। अब देखिए हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए बीच बीच में आपको जैसे दिखाई देगा, हाँ क्वेश्चन को मतलब रिवाइज कराया जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि गोसाई हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी मिली। जैसे एक थे मतलब लेखक या कवि कह सकते हैं जिनका नाम था हरिश्चंद्र, लेकिन आप उन्हें पढ़े होंगे हिंदी में, उनका नाम पूरा होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उनका नाम भारतेंदु नहीं था, उन्हें भारतेंदु की पदवी मिली। तो वही कह रहा है कि इनका टोटल नाम केवल हरिश्चंद्र था। तो वही कह रहा है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी कब मिली? तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी जो है 1880 में मिली। अब देखिए क्या है, गोसाई गोकुलनाथ किसके द्वारा रचित है? 84 वैष्णवन की वार्ता द्वारा रचित है गोसाई गोकुलनाथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या, गोसाई विट्ठलनाथ है किसके द्वारा रचित है? श्रृंगार रस मंडन द्वारा रचित है गोसाई विट्ठलनाथ। ठीक है, अब आगे देखिए अष्टायम के रचयिता कौन है? तो जो अष्टायम है, अष्टायम का रचयिता कौन है? नाभा दास है। यानी जो अष्टायम है, अभी हमने आपको बताया था, नहीं अष्टायम का रचयिता, ठीक है यार, हमें लग रहा है क्वेश्चन में हम गलत कर दिए हैं। ठीक है, बस केवल तुम ये जाना जो अष्टायम है, जो ये अष्टायम की भाषा क्या है? अष्टायम की भाषा ब्रज भाषा है। और यह आगे मैं कुछ नहीं स्पष्ट कर पाऊंगा कि मतलब इसके रचयिता नाभा दास हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देना, इसका अभी आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। लेकिन वैसे तो मुझे यही लग रहा है कि अष्टायम का रचयिता नाभा दास ही है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आगे चलते हैं, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो हमने आपको बताया था सदल मिश्र। इस क्वेश्चन को बार बार कराने की वजह यह है कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। और बोर्ड एग्जाम में कोई वैसे भी देख रहा हो, देखिए जो क्वेश्चन है ना, चाहे आप कोई और पेपर दें, चाहे आप यूपी बोर्ड का दें, चाहे कोई और दें, हिंदी का क्वेश्चन नहीं बदलेगा। क्वेश्चन यही रहेगा, हाँ यही रहता है कि उस परीक्षक दृष्टि से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे मैं जो करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से करा रहा हूँ, तो इसकी दृष्टि से तो यह इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आप अगली कोई यदि परीक्षक तैयारी करना, तो उसके दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यही मैं नहीं जानता। और बाकी क्वेश्चन तो यही पूछे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उस परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन ही बदल जाएंगे। तो चलिए हम अपने आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, स्कंद गुप्त जो है, स्कंद गुप्त यह नाटक है, इसके लेखक कौन है? स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो है वह स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। अब आगे देखिए क्या है, मुद्रा राक्षस जो है इसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो स्कंद गुप्त नाटक है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए अगला क्या है, भारत दुर्दशा क्या है? भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तो मुद्रा राक्षस और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये दोनों किसके द्वारा रचित हैं? अरे यार, मुद्रा राक्षस और भारत दुर्दशा ये दोनों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं। और स्कंद गुप्त जो है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो आप याद कर लीजिए, मुद्रा राक्षस और भारत दुर्दशा ये दोनों क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं।
यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचना है? एक भारत दुर्दशा है, दूसरा है मुद्रा राक्षस, और एक और याद कर लीजिए इसमें श्री चंद्रावली जो है मतलब इन्हीं के द्वारा रचित है। अब हम आगे चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है आगे कि आधे अधूरे किसके द्वारा रचित है? आधे अधूरे जो है मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूतपुत्र जो है किसके द्वारा रचित है? सूतपुत्र जो है डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा रचित है सूतपुत्र। ठीक है, सूतपुत्र किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा रचित है सूतपुत्र। ठीक है, रेल का विकट खेल ये किसके द्वारा रचित है? रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है रेल का विकट खेल। अब देखिए क्या है, लहरों के राजहंस किसके द्वारा रचित है? लहरों के राजहंस जो है लहरों के राजहंस ये कौन सी विधा है? तो लहरों के राजहंस नाटक है। संयोगिता स्वयंवर ये आपको मैं पहले ही आपको चैप्टर में बता दिए थे या पहले ही पेज पे बताया था। संयोगिता स्वयंवर और लाला श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर और कोई एक और मैं बताया था, एक मिनट रुक जाइए मैं देख के बता दे रहा हूँ, एक मिनट। संयोगिता स्वयंवर बताया था और प्रेम सागर बताया था, अभी देखा नहीं हूँ लेकिन याद आ गया ना। संयोगिता स्वयंवर और प्रेम सागर ये दोनों जो है किसके द्वारा रचित है? लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है संयोगिता स्वयंवर और माधव विलास। आगे देखिए चलते हैं। लहरों के राजहंस, नाहुस, गरुड़ ध्वज, चंद्रगुप्त, अंधेरी नगरी, रणधीर, प्रेम मोहिनी, अंडे के छिलके, ये सभी कौन से? ये सभी हैं नाटक आपके। तो लहरों के राजहंस, नाहुस, चंद्र लहरों के राजहंस, नाहुस, गरुड़ ध्वज और इसके बाद चंद्रगुप्त, अंधेरी नगरी, रणधीर, प्रेम मोहिनी, अंडे के छिलके, सभी क्या है? नाटक है। तो इन सभी को एक साथ तय करवाने से ऐसा होता है कि इन सभी को याद करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी और ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इसे बार बार नहीं कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको एक बार बता दिए जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो मुझे बार बार कहने थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब देखिए क्या है कि ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा रचित है? देखिए ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अब देखिए अगला देखिए क्या है, अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है? अंधेरी नगरी के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए अगला क्या, उत्तर प्रियदर्शी कौन सी विधा है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है एक नाटक है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब जितने क्वेश्चन रहेंगे एकांकी से रिलेटेड रहेंगे। एकांकी का विकास किस में हुआ था? देखिए एकांकी का जो विकास हुआ था वो छायावाद युग में हुआ था। जो एकांकी के जनक माने जाते हैं वो राजकुमार माने जाते हैं, और एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम एकांकी। जैसे एक चीज़ जान लीजिए, एकांकी का विकास छायावाद युग में हुआ। एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राजकुमार जी माने जाते हैं। लेकिन जो एकांकी की प्रथम रचना है उसका नाम है एक घूंट, और यह एकांकी की प्रथम एकांकी मतलब प्रथम एकांकी है हिंदी साहित्य का। अब देखिए एकांकी का आरंभ जो है भारतेंदु युग में माना जाता है। ठीक है, एकांकी का जो आरंभ है वह तो भारतेंदु युग में हो गया था, लेकिन इसका जो विकास हुआ वह छायावाद में हुआ। जनक कौन है? राजकुमार। प्रथम एकांकी कौन है? एक घूंट। इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो कई बार जैसे अभी आपसे हिंदी के बारे में मैंने बताया, हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती। इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये आपसे पूछ लेता है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम एकांकी। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में जाना जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्हें एक उच्च कोटि का मतलब एक उत्कृष्ट निबंधकार माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो इनके जो निबंध संग्रह हैं, जो मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? चिंतामणि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके मतलब निबंध संग्रह को चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दीप जले शंख बजे।
दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं दीप जले शंख बजे के लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो है वो कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। अब देखिए क्या है, पगडंडियों का जमाना, ये किसके द्वारा रचित है? तो हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है पगडंडियों का जमाना। चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? देखिए चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके निबंध संग्रह का क्या नाम है? चिंतामणि। वैचारिकी शोध और बोध, ये है प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित है वैचारिकी शोध और बोध। कालिदास की निर्कुंजता, ये किसके द्वारा रचित है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है कालिदास की निर्कुंजता। एक चीज आप याद कर लीजिए, सच्ची वीरता, पवित्रता और कन्यादान, ये किसके द्वारा रचित है? तीनों जो सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, ये डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। अब देखिए क्या है, ललित निबंधकार माना जाता है, किसे ललित निबंधकार माना जाता है? तो ललित निबंधकार जो है कुबेरनाथ राय को माना जाता है ललित निबंधकार। अब देखिए आगे कि यार अब क्या बताएं भाई, ना मूड इतना खराब हो रहा है, क्या बताएं, सारे मच्छर आ जा रहे हैं। देखिए चलिए छोड़िए, ललित निबंधकार माना जाता है किसे? देखिए ललित निबंधकार के रूप में किसे में जाना जाता है? तो कुबेरनाथ राय को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। अशोक के फूल, ये किसके द्वारा रचित है? अशोक के फूल जो है ललित निबंध संग्रह है। जो ललित निबंधकार किसे माना जाता है? कुबेरनाथ राय। और अशोक के फूल यह किस पर आधारित है? ललित निबंध है, मतलब अशोक के फूल। ये चीज़ आप याद करिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निंदा रस, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, तब की बात और थी, और रानी नागफनी की कहानी, इन सभी के रचयिता कौन है? इन सभी के रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। कौन कौन? निंदा रस, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, तब की बात और थी, रानी नागफनी की कहानी, इन सभी के रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई है। तब की बात और थी, निंदा रस, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कुटज कुटज किसके द्वारा रचित है? तो जो कुटज है यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है कुटज। अब देखिए क्या है, रासज्ञ रंजन किसके द्वारा रचित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है रासज्ञ रंजन, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, ये सभी आप जानते हो कि जो राष्ट्र का स्वरूप है यह जो है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। निबंध विधा, जो निबंध है इसका विकास किस युग में हुआ? तो छायावाद में। जैसे मैंने बताया कि जो एकांकी था उसका प्रारंभ तो भारतेंद्र युग में हो गया, लेकिन उसका विकास छायावाद में हुआ। ठीक उसी प्रकार का है निबंध का विकास जो है किस में हुआ था? जो छायावाद में निबंध का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद है जो शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य, यह एक निबंध है। इस निबंध मतलब इसके रचयिता कौन है या निबंधकार कौन है? शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार है तो कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा जो रचित है शिक्षा का उद्देश्य। सच्ची वीरता कौन है? देखिए सच्ची वीरता के रचयिता कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, जो कि भी आपको हमने बताया। मजदूरी और प्रेम भी उन्हीं द्वारा रचित है। साहित्य और सामाजिक किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, ठीक है। गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनापुरी द्वारा रचित है गेहूं और गुलाब, ठीक है। आगे देखिए क्या है, चिंतामणि क्या है? देखिए चिंतामणि का निबंध है, अभी आपको हमने बताया था शुरुआत में, और जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उत्कृष्ट निबंधकार जाना जाता है और इनके निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। सन्नाटा कौन है? अज्ञेय है। और भारत की मौलिक एकता, ये किसके द्वारा रचित है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है भारत की मौलिक एकता। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट जितने और सभी हैं,
इसलिए मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, जितने क्वेश्चन सभी, लेकिन हाँ उसमें वो होता है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आवारा मसीह कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आवारा मसीह के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है आवारा मसीहा। नीड़ का निर्माण फिर, ये किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। वसुधा नाम, वसुधा पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए वसुधा जो पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक कौन है? हरिशंकर परसाई। देखिए विचार प्रवाह किसके द्वारा रचित है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है विचार प्रवाह। घुमक्कड़ शास्त्र किसके द्वारा रचित है? राहुल संस्कृत्यान, जिनका वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आजकल यूट्यूब पे ब्लॉगिंग होती है ना, बहुत लोग घूमने चले जाते हैं तो ब्लॉगिंग करते हैं, तो एक प्रकार से जान लीजिए जो राहुल संस्कृत्यान थे उस समय ब्लॉगर थे, ये इनकी ज़्यादातर रचनाएं घूमने फिरने पर ही आधारित है। तो इससे आप इनका याद कर सकते हैं, राहुल संस्कृत्यान जो है ये घूमने फिरने में ज़्यादा बनाए हैं। जैसे घुमक्कड़ शास्त्र किसके द्वारा रचित है? राहुल संस्कृत्यान, तो ये घूमने फिरने में ज़्यादा बनाए हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर ये किसके द्वारा रचित है? तो पैरों में पंख बांधकर ये है राम वृक्ष बेनुप्री द्वारा रचित है पैरों में पंख बांधकर। आवारा मसीह कौन सी विधा है? तो देखिए आवारा मसीह एक जीवनी और जिसके रचयिता कौन है हमने आपको बताया। कलम का सिपाही, इस एक किसके द्वारा रचित है? तो जीवनी। देखिए कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी है। आवारा मसीहा भी जीवनी है, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। और सरयू पार की यात्रा, सरयू की बात कर रहा है, देखिए सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा रचित है? सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है सरयू पार की यात्रा। बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? देखिए जो बनारस अखबार है, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार के संपादक है। और देखिए क्या है? राजा भोज का सपना, जो राजा भोज का सपना है किसके द्वारा रचित है? ये शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित है राजा भोज का सपना। आगे का देखिए क्वेश्चन क्या है? आनंद कदामिनी ये किसके द्वारा संपादित है? बद्रीनारायण मिश्र द्वारा। अब देखिए क्या है? हंस जो है ये किसकी पत्रिका है? हंस जो है इसके संपादक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। और मर्यादा के देखिए कौन है? संपूर्णानंद। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हैं, 2022 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका के नाम, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन 10 नंबर में एक क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आया। अब देखिए क्वेश्चन मैं और दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? मतलब कि देखिए अभी तो इन दोनों को मैं आंसर तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक बार कल्पना करिए कि 10 में से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन केवल पत्रिका से हैं, इसलिए मैं खोज करके जो इम्पोर्टेंट थे उन सभी को लिख दिया हूँ। तो देखिए क्या है? कवि बचन सुधा, इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। वसुधा के संपादक कौन है? तो कौन है? हरिशंकर परसाई है वसुधा के। और देखिए क्या है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण है। तो ये भी जान लीजिए पंडित थे, ये भी ब्राह्मण है। मिश्र यानी पंडित, ब्राह्मण वही चीज़, इससे आप याद कर सकते हैं, आपको भूलेगा नहीं। अब देखिए क्या है? विष्णु प्रभाकर ये किसके द्वारा है? आवारा मसीहा जो है, जो आवारा मसीहा आपका था उसके मतलब रचयिता कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। सरस्वती के मतलब रचयिता कौन है? तो देखिए सरस्वती के मतलब है, ये मिनट आप रुक जाइए, 1 मिनट मात्र, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। देखिए जो कवि बचन सुधा है इसके संपादक कौन है? मतलब इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। वसुधा के कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। आवारा मसीह की 1 मिनट के लिए बात छोड़ देते हैं। आवारा मसीह के संपादक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। सरस्वती किसके द्वारा संपादित है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है सरस्वती। आनंद कादम्बिनी किसके द्वारा रचित है? बद्रीनारायण मिश्र द्वारा आनंद कादम्बिनी संपादित है। बद्रीनारायण मिश्र द्वारा संपादित है आनंद कादम्बिनी, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या दिखा है? हंस किसके द्वारा संपादित? हंस जो है प्रेमचंद्र द्वारा। मर्यादा देखिए किसके द्वारा है? संपूर्णानंद। गुड़िया भीतर गुड़िया ये किसके द्वारा एक कौन सी विधा है?
गुड़िया भीतर गुड़िया कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। कबीर किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। साहित्य लोचना किसके द्वारा रचित है? तो श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। अब देखिए हम आगे देखते हैं कि केदारनाथ पांडे किसका वास्तविक नाम था? तो राहुल संस्कृत्यान का वास्तविक नाम था। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे? नहीं, द्विवेदी युग के निबंध, हाँ ये कुछ नहीं अभी बताइए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आगे हमने आपको बताया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये किसके द्वारा रचित है? चंद्रधर शर्मा, जैसे जो चंद्रधर शर्मा थे गुलेरी, ये किस युग के निबंधकार थे? तो द्विवेदी युग के निबंधकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हरिशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? निंदा रच, जो कि मैं आपको आगे बताया था। राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वीपुत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्र का स्वरूप और पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। सच्ची वीरता व कन्यादान, ये किसके द्वारा रचित है? तो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है, सच्ची वीरता और कन्यादान। अगला देखिए क्या है? सच्ची वीरता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, इन्हीं द्वारा रचित है। मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, सच्ची वीरता। देखिए वही जो एक भूल गए थे, इसलिए फिर यहाँ से लिखिए। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। भाषा और आधुनिकता किसके द्वारा रचित है? प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा। अशोक के फूल है किसके द्वारा रचित है? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अब देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि दौलतपुर उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है, और देखा कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है, ठीक उसी प्रकार से इस बार कह रहा है कि हरिऔध का जन्म स्थान कौन है? निजामाबाद है, और ये द्विवेदी युग के थे। तो दोस्तों हिंदी गद्य, एक मिनट रुक जाइए, ये जो गद्य के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। हिंदी गद्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हिंदी था, इस हिंदी, अरे यार एक मिनट रुको भाई, जो हिंदी गद्य था इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करा दिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है? पद्य बचा है। तो देखिए जो गद्य था इसी का वीडियो कराते समय हमें लगभग हो गया है 41 मिनट 30 सेकंड, जान लीजिए हो गया है, ठीक है। और 42-43 चला ही जाएगा, तो गद्य में ही इतना समय लग गया है। और यदि पद्य का भी करवाएंगे तो मैं इतना नहीं, इससे कम लगेगा पद्य में, लेकिन 30 से 35 मिनट अंदर उसमें भी लगेगा। और यदि 30 से 35 मिनट, अरे भाई 30 से 35 मिनट लगेगा, और मान लेते हैं यदि 35 मिनट में लगता है इसमें, और फिर प्लस 40 मिनट इसका, तो कितना हो जाएगा? 75। 75 मिनट मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो बनेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इसीलिए हो सकता है 2 पार्ट इसका कर दे, एक में गद्य एक में पद्य। और ये और दोनों को 2 वीडियो आएगा, एक गद्य के लिए आएगा एक पद्य के लिए, और एक आएगा गद्य और पद्य दोनों को। तो देखो भाई 40 मिनट का वीडियो हो गया, एक बार भी नहीं कहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, क्योंकि हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है भाई। करना चाहोगे तो यार कर देना, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना, जिससे और कोई यार शेयर वेयर जब करोगे तो कोई और देख लेगा, बहुत दोस्त, मतलब शेयर कर देना, उसका भी यार इससे लाभ हो सकता है, अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ें। और शेयर तो कर ही देना, लाइक भी कर देना, कमेंट अपना ज़रूर करना। हाँ भाई, कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर उसे ज़रूर करिएगा कमेंट, अपनी राय दीजिएगा किस तरीके से वीडियो था, बेकार था, गड़बड़ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो इसके पहले हम देख लिए थे हिंदी गद्य के जितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे उनको देखा था। तो वो सभी क्वेश्चन मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो है पद्य का बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने से पहले मैं इसके एक बार थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, जैसे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे चलेंगे, और मैं आपको बता दूं जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि जितना क्वेश्चन मैं करवाऊँ, एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है या वो क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, पर सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम गद्य का देख लिए थे, अब हम देखते हैं पद्य का। तो देखिए इसमें होता क्या है,
तो सबसे पहले हम आदिकाल को देखेंगे, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। तो देखिए, हिंदी साहित्य की जो प्रथम कवि हैं वो सरहपा को माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि, ठीक है। और इनकी जो रचना थी वो क्या थी, दोहा कोश। सरहपा थे हमारे एक प्रथम कवि और इनकी जो प्रथम रचना थी वो दोहा कोश है, ठीक है। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मतलब इन्हें नहीं माना है। जैसे कि सभी जो अपने लेखक होते हैं वो सभी मानते हैं कि भाई हाँ यही है यही है, तो सबकी सहमति, सब ने माना हाँ सरहपा ही है। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने कहा नहीं, अब्दुल रहमान को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि नहीं, हिंदी के प्रथम कवि जो हैं अब्दुल रहमान है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। हिंदी में आदिकाल में एक क्वेश्चन अभी एक बार पूछा गया था, इसीलिए मैं इसे करा दिया कि नाथ संप्रदाय की प्रसिद्ध, जो नाथ संप्रदाय है इसके प्रसिद्ध कवि कौन है। तो नाथ संप्रदाय का देख जान लीजिए, तो नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि जो हैं वो गोरखनाथ है। ये तो हम आदिकाल देख लिए। और आदिकाल का जो समय सीमा वो 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के की समय सीमा को क्या कहते हैं, हम आदिकाल कहते हैं। अब देखिए हम देखते हैं भक्ति काल। एक मिनट। तो देखिए जो भक्ति काल है इसको समझिए। देखिए जो भक्ति काल की समय सीमा हो 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी को तक को हम भक्ति काल कहते हैं। जो भक्ति काल होता है इसको देखिए दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक निर्गुण काव्यधारा, एक सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा एक ऐसी काव्यधारा, मतलब ये समझिए ऐसा होता है कि जिसमें रोजा पूजा, मूर्ति पूजा और पूजा पाठ व्रत रखना, इस चीज़ों को बेकार माना गया है। मतलब इनमें ये सब चीज़ जरूरी नहीं बताई गई। जो निर्गुण काव्यधारा है, भक्ति काल जो था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जो भक्ति करते थे, एक जो भक्ति नहीं करते थे। तो देखिए जो निर्गुण काव्यधारा था इसमें लोग जो है जैसे मंदिर मस्जिद रोजा भूखा और जो व्रत हम सब रखते हैं और जैसे कि पूजा पाठ, इन सब का विरोध किया गया। जबकि सगुण काव्यधारा जो थी इसमें इसे आवश्यक बताया गया। सगुण काव्यधारा में बताया गया कि रोजा व्रत पूजा पाठ मंदिर मस्जिद ये सब अनिवार्य होता है, तीर्थ युद्ध यात्रा इसमें जाना चाहिए, इसमें सगुण में बताया गया। निर्गुण में ऐसा नहीं बताया गया। अब देखिए तो भक्ति काल का दो नाम है, एक पूर्व मध्यकाल एक भक्ति काल। इसका समय सीमा 1400 से 1700। इसको दो भाग में किया गया, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण में क्या होता है आप जान गए। अब देखिए निर्गुण को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक जिसमें केवल ज्ञान की बात होती थी, एक जिसमें केवल प्रेम की बात होती थी। तो जो ज्ञानसई था, ज्ञानसई शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे उनका नाम था, ज्ञानसई शाखा के प्रतिनिधि कवि उनका नाम था कबीरदास। और कबीरदास किसके शिष्य थे, तो कबीरदास जो है रामानंद के शिष्य थे। ज्ञानसई शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं जो कि रामानंद के ठीक है। ठीक इसी प्रकार के से प्रेमसई जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है, जायसी। प्रेमसई जो शाखा है, जो प्रेमसई शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि कौन है, जायसी इसके प्रतिनिधि कवि हैं। अब देखिए सगुण क्या है। सगुण में हमने बताया पूजा पाठ का मतलब समर्थन किया गया। तो इसमें इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक कृष्ण भक्ति एक राम भक्ति। कृष्ण भक्ति में जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे और राम भक्ति में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा करते थे। अब देखिए होता क्या है इसमें, कृष्ण भक्ति जो काव्यधारा है इसके जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास है, नंददास है, चतुर्भुजदास है। और इन्हें अष्टछाप कवि भी कहते हैं। जैसे कृष्ण भक्ति कवि कहा जाता है, जैसे कृष्ण भक्ति कवि ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है, अथवा इन्हें अष्टछाप कवि भी कह दिया जाता है। अब राम भक्ति से देखिए कौन कौन है, तो तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, ये तीनों जो है राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो आप कह सकते हैं भक्ति काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, निर्गुण सगुण। निर्गुण को भी दो, एक ज्ञानसई प्रेमसई, सगुण को भी दो, राम भक्ति कृष्ण भक्ति। अब देखिए इनकी समय सीमा क्या है, 1400 1700। अब देखिए आगे चलते हैं, रीतिकाल पे हम आ जाते हैं। तो रीतिकाल की जो समय सीमा है, रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से लेकर 1850। अब देखिए रीतिकाल भी तीन भागों में डिवाइड हो गया, एक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध जो था इसके जो कवि थे वो शिवराज भूषण थे, कवि जसवंत सिंह थे, ग्वाला थे, ठीक है। और जो रीति सिद्ध है इसके जो प्रतिनिधि मतलब इसके जो प्रमुख कवि हैं, रीति सिद्ध है जो है इसके जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो बिहारी थे। एक कवि का नाम और याद कर लीजिए, उनका नाम है सेनापति, बिहारी सेनापति। और बिहारी की एक रचना है जो काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, बिहारी सतसई, जिसमें दोहों की संख्या 719 थी। और जो रीत मुक्त है उसके जो कवि हैं घनानंद है, बोधा है और ठाकुर हैं। अब देखिए आधुनिक काल जो है इसकी जो समय सीमा 1850 से लेके अब तक की जो समय सीमा है उसे हम
आधुनिक काल कहते हैं। अब देखिए इसके जो, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन का नाम किसने दिया? जिससे हमने आपको बताया कि ये जो आदिकाल था, इस आदिकाल को सभी लोग ने आदिकाल कहा, लेकिन इस आदिकाल को किसने बीज वपन का नाम दिया? जिसे किस, मतलब जो लेखक थे, कौन से लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो हम पढ़ते हैं उसको बीज वपन काल कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया था। आगे देखिए क्या है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है? जो अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है, उनका संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है भक्ति काल के किस शाखा से है। तो किस शाखा से, अभी हमने आपको बताया कि अष्टछाप का किससे संबंध है? कृष्ण भक्ति से है। तो यहाँ पे आप इसका लिख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखे आंसर, लेकिन इसका लिख लीजिए कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से, मतलब ये सब संबंधित हैं। अब देखिए आगे हम चलते हैं। नई कविता आंगन के पार द्वार कितने नामों में कितनी बार? ये नई कविता आंगन के पार द्वार कितने नामों में कितनी बार, इन तीनों के रचयिता कौन है? अज्ञेय हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे, प्रदक्षिणा, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। प्रदक्षिणा के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह रचित है। आगे देखिए क्या है, पृथ्वीराज रासो किसकी मतलब किस पे आधारित? जिसे होता नहीं कि करुण रस होता है जिसमें दुख का उल्लेख किया जाता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो, ये किसकी रचना है? ये किस विधा पर आधारित है? किस रस का इसमें ज़्यादा उल्लेख मिलता है? पृथ्वीराज रासो जो है इसमें कौन सा रस ज़्यादा मिलता है? तो वीर रस की इसमें बात ज़्यादा की गई। वीर मतलब बहादुर, मतलब वीरता के बारे में, लड़ाई उड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में पृथ्वीराज रासो में ज़्यादा उल्लेख किया गया। और जो परमाल रासो है, इस किस काल की रचना है? जो परमाल रासो है ये किस काल की रचना है? तो देखिए जो परमाल रासो है यह है आदिकाल की रचना, ठीक। तो आप देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। हारे को हरि नाम, ये किसकी रचना है? हारे को हरि नाम जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हारे को हरि नाम। और यदि आप इसे अच्छे से समझे होंगे ये वाला, तो अभी आप देखना इस पे कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हारे को हरि नाम किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। हरी घास पर क्षण भर, यह जो है अज्ञेय द्वारा रचित है, और अज्ञेय जो है छायावादोत्तर काल के कवि हैं। आगे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को, 3 लोगों को मिला है, मतलब सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को। जो सुमित्रानंदन पंत थे उनको चिदम्बरा पे मिला था, जिसे जो उन्होंने चिदम्बरा लिखा था उसके कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसे? सुमित्रानंदन पंत को। और जो रामधारी सिंह दिनकर थे इन्होंने जो उर्वशी लिखा था उसके कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन किस रचना के लिए मिला ये मुझे नहीं मालूम है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, एक जयशंकर प्रसाद की रचना है चित्रधरा। तो जो चित्रधरा है किस भाषा पे आधारित? जैसे ब्रज भाषा किस भाषा पे? तो आप याद कर लीजिए जो जयशंकर प्रसाद की रचना है चित्रधरा, चित्रधार है, हम चित्रधरा पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है चित्रधार, ये ब्रज भाषा पर आधारित है। और देखिए वैदेही वनवास, यह क्या है? यह एक खंड काव्य है जिसके जो रचयिता हैं या रचयिता जो इसके हैं वो हरिऔध हैं, ठीक है। अब देखिए बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जो बीसल देव रासो है एक रचना है, मतलब बीसल देव रासो, तो इसके रचयिता कौन है? तो जान लीजिए नरपति नाला। बीसल देव रासो, नरपति नाला इसके जो है रचयिता। अब देखिए जो तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन जो है 1943 में हुआ था। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे देख लीजिए तार सप्ताह के संपादक दे। तो अभी आपको बहुत अच्छे से तार सप्ताह को इतना अच्छे से बताया ना, तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो देखिए तार सप्ताह से जो है क्वेश्चन आया था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पिछले 2-3 वर्षों से आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने को नहीं मैं पूछता, साहित्यिक परिचय पूछता है। तो यदि आप सभी चाहते हैं हम साहित्यिक परिचय पर वीडियो लाएं तो एक बार कमेंट कर दो भाई, मैं साहित्यिक परिचय पर भी वीडियो ला दूंगा। तो देखिए क्या है अब आगे।
तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था 1943 में। अब देखिए रीत मुक्त कवि कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे बताया हूँ कि रीत मुक्त कवि कौन है। ठीक है, अब आगे देखिए आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है? अभी देखिए शुरुआत हमने आपको बताया कि आंगन के पार द्वार किसकी है? आंगन के पार द्वार है अज्ञेय की रचना है। अगले पेज पे बताए थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन का नाम किसने दिया था? हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने कहा था कि यह बीज वपन काल है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था यह बीज वपन काल है। अब आगे देखिए नई कविता आंगन के पार द्वार कितनी नाव में कितनी बार, ये सब किसके द्वारा रचित है? अज्ञेय द्वारा रचित है। प्रदीक्षिणा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो जो है वीर रस पर आधारित है, और जो परमाल रासो है यह आदिकाल का एक मतलब ग्रंथ, मतलब एक प्रकार से रचना है। अब आगे देखिए क्या है, कह रहा है जो पृथ्वीराज रासो है इसका रचयिता कौन है? तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज जो रासो है इसके जो रचयिता है या रचनाकार है वो चंद्रबरदाई है, और यह एक प्राचीनतम महाकाव्य है। तो जो पृथ्वीराज रासो है यह प्राचीनतम महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वीर गाथा काल, जो वीर गाथा काल है, इस वीर गाथा काल जो है, देखिए जो वीर गाथा काल है, वीर गाथा काल में किसका चित्रण मिलता है? तो आप नाम से क्लियर कर सकते हैं कि वीर गाथा काल, वीर गाथा काल का मतलब यही सेंस निकला कि इसमें वीरता का ज़्यादा उल्लेख किया होगा कहीं न कहीं। तो वीर गाथा काल का मतलब ये होता है कि इसमें युद्धों के बारे में ज़्यादा वर्णन मिलेगा। वीर गाथा काल में इसमें केवल युद्धों का ही सजीव चित्र मिलता है। देखिए अमीर खुसरो की किस काल के कवि थे? जो अमीर खुसरो थे वो किस काल के कवि थे? आदि काल के, रीत काल के, कि आधुनिक काल के? तो देखिए जो अमीर खुसरो थे वह आदिकाल के कवि थे। अब देखिए अगली हमारी क्वेश्चन क्या है कि आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, ये देखिए जो पद्मावत है यह आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अब देखिए मैं आपको ये भी देखिए क्वेश्चन शायद आपको देखिए, देख लीजिए। पद्मावत का रचयिता का रचना काल है, तो पद्मावत की रचना हुई थी 1540 ईस्वी में, और हम बताए थे आदिकाल की जो समय सीमा वो 700 लेके 1400 से है। तो जब इसका 1540 में हुआ तो यह आदिकाल का ग्रंथ है ही नहीं, बचा किसका? भक्ति काल। तो ये भक्ति काल का ग्रंथ है, क्योंकि भक्ति काल का समय ही 1400 से लेकर 1700 है, तो इसके बीच में जो आया समय वो भक्ति काल में ही ऐड होगा। तो आप देख लिए सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के जितने 4-5 क्वेश्चन तो मैं दिखा दिया, कौन कौन सभी क्वेश्चन आपको इन सभी इसमें मिले हैं कि नहीं? जितने भी क्वेश्चन इसमें आए थे वो सभी लगभग क्वेश्चन इन सभी में मिले हैं। तो देखिए क्या है, आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? पद्मावत, क्योंकि यह भक्ति काल का ग्रंथ है। आदिकाल का सिद्ध सामंत काल कहा, आदिकाल को दूसरा नाम दिया किसने? आदिकाल का दूसरा नाम सिद्ध सामंत काल है। ये कौन कहा? राहु संस्कृत्यान ने। तो जिसे हम आदिकाल कहते हैं उसी आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उसी आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, और उसी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यान ने कहा। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? देखिए जो आला खंड है, आला खंड का दूसरा नाम जो है परमाल रासो है। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। हलावाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए हरिवंश राय बच्चन है। हिंदी का आदि काव्य है, हिंदी का आदि काव्य कौन है? तो जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी साहित्य का आदि काव्य है, और जो कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, और यह भी एक प्राचीनतम महाकाव्य है। तो जो पृथ्वीराज रासो है इसके भी रचयिता चंद्रबरदाई हैं, जो कि प्राचीनतम महाकाव्य है। अब देखिए क्या है, भक्ति काल, एक मिनट रुकिए, भक्ति काल महाकाव्य है, भक्ति काल महाकाव्य है। भक्ति काल जो है महाकाव्य, भक्ति काल जैसे देखिए कि जो भक्ति काल है, कह रहा है कि इस काल का महाकाव्य कौन था? जो भक्ति काल था इस काल का महाकाव्य श्री रामचरितमानस था। ठीक है, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन है? हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। हिंदी मतलब साहित्य का भक्ति काल है, इसका जो महाकाव्य है हिंदी साहित्य का
जो हिंदी साहित्य है इसके भक्ति काल का महाकाव्य कौन है? श्री रामचरितमानस है। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, इससे इस तरीके से बना दिए जिसे आप आसानी से याद कर लें कि हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल संस्कृत्यायन ने कहा। और आदिकाल को किसने कहा कि यह बीज वपन काल है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं। तो जो आदिकाल है, इस आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल संस्कृत्यानंद ने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसी आदिकाल के बारे में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, वीर गाथा काल किसने कहा, और किसने बताया कि यह बीज वपन काल है। तो अब हम समझते हैं कि आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है। देखिए, जो शंकराचार्य थे उन्होंने भक्ति के लिए बहुत काम किया। तो जो भक्ति आंदोलन था उसका श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया था। अब देखिए आगे क्या है, जो ज्ञानस्थयी भक्ति शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आपको यदि याद होगा तो ज्ञानस्थयी भक्ति शाखा के कवि जो थे वो कबीर दास थे, जो कि रामानंद के शिष्य थे। आगे क्वेश्चन अब देखिए कि कबीर के जो दोहे हैं, इनके दोहे का क्या नाम है? तो इनके दोहे का नाम है साखी। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, जो प्रेमस्थयी, इस प्रेमस्थयी शाखा के प्रेमस्थयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कौन है? तो प्रेमस्थयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि प्रेमस्थयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस भक्ति काल की कृति है। जो रामचरितमानस है यह किस काल की कृति है? आपसे इसे पूछेगा क्वेश्चन में कि रामचरितमानस किस काल की का रचना है। तो जो श्री रामचरितमानस है यह भक्ति काल की कृति है। अब देखिए, कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित हैं कौन कौन है? सूरदास कृष्णदास नंददास। और सूरसागर जो है, सूरसागर द्वारा क्या रचित है? श्रीमद् गीता भागवत। अरे यार हम गलत, श्रीमद् भागवत है। सूरसागर किसके द्वारा रचित है? श्रीमद् भागवत। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, तो सूरसागर द्वारा क्या रचित है? श्रीमद् भागवत जो है सूरसागर द्वारा रचित है। अब देखिए आगे क्या है, साहित्य लहरी जो है किसके द्वारा रचित है? तो सूरदास द्वारा। साहित्य लहरी जो है, साहित्य लहरी सूरदास द्वारा रचित है। राम भक्ति शाखा से कौन कौन है? तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, जो कि मैंने आपको बताया था कि राम भक्ति से है, कृष्ण भक्ति से है। अब देखिए क्या है, जो गोस्वामी तुलसीदास थे, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम देख लीजिए, राम बोला था। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम। सूकर खेत से संबंधित कौन है? जो सूकर खेत से संबंधित है कौन थे? तुलसीदास थे। और जो तो नवादा भक्ति के प्रकार कितनी है? तो नवादा भक्ति के प्रकार जो है 9 भक्ति है। नवादा भक्ति में 9 भक्ति के प्रकार है। नवादा आप नाम से ही क्लियर कर सकते हैं कि जो नवादा भक्ति के प्रकार है वो नवादा मतलब 9। ठीक है, आखिरी कलम किसकी रचना है? मालिक मोहम्मद जैसी। तो आज दरअसल रात को मैं बहुत 10 बजे सो गया था और लगभग आज बहुत पहले मैं उठ गया हूँ और तभी से मैं वीडियो बनाने लगा, तो अभी नींद हमारी पूरी नहीं हुई है। अब देखिए आगे क्या है, अब तो सब तो सुबह हो गया है लगभग। अब देखिए क्या है, आखिरी कलम क्या है, किसके द्वारा रचित है? तो मालिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है आखिरी कलम। रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। और जब आप रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को पढ़ेंगे ना तो उसमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति, ये सब की जो है ज़्यादा उल्लेख मिलता है किसकी रचनाओं में? रामधारी सिंह दिनकर को। इसीलिए मतलब इनके काव्य धाराओं में राष्ट्रीयता का ज़्यादा उल्लेख मिलता है, देशभक्ति का ज़्यादा उल्लेख मिलता है। अब देखिए रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? हमने आपको बताया था रीत मुक्त, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध। तो रीति मुक्त के कौन है? घनानंद है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो बताया था मैं ज्ञान से प्रेम से वाला नोट्स देके उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। और बिहारी सतसई जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि बिहारी सतसई जो थे इनमें इनके दोहों में कितनी संख्या थी। इनके बिहारी सतसई के जो बिहारी द्वारा रचित थी बिहारी सतसई, इसमें दोहों की संख्या कितनी थी, तो 719 दोहे थे। और देखिए वसुधा गोविंदपुर से बिहारी से संबंधित है। जिसे होता नहीं कि हमने आपसे पूछा नहीं था कि जैसे जो दौलतपुर है या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की किसकी रचना है, तो देख लीजिए किसकी रचना है, वसुधा गोविंदपुर से संबंधित हैं कौन, बिहारी संबंधित हैं। तो आप यह याद कर लीजिए कि वसुधा गोविंदपुर से बिहारी संबंधित हैं। रीतिकाल का काव्य है, रीतिकाल का काव्य क्या है, रामचंद्रिका जो है रीतिकाल का काव्य है। कविकुल कविकुल कविकुल्प देखिए क्या है, कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है, तो कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। नायिका भेद की कृति है रसमंजरी, जो नायिका भेद की कृति है वह रसमंजरी है। और देखिए जो रीतकाल की कृति है, तो देखिए मैंने आपको बताया था रीति जो एक मिनट यार, 8 पॉइंट और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए रीतकाल की कृति है, तो रीतकाल की क्या है, बिहारी सतसई। तो आप सीधा लगा सकते हो रीतकाल का कृति क्या है, बिहारी सतसई। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शिव बाहुनी के रचयिता कौन है, तो शिव बाहुनी के रचयिता कौन है, भूषण है। जो शिव बाहुनी है इसके रचयिता कौन थे, भूषण थे शिव बाहुनी के रचयिता। अब आगे देखिए वीर रस, जो शिव बाहुनी है इसके रचयिता भूषण थे और जो कि वीर रस पे आधारित है। जो शिव बाहुनी थी यह वीर रस पे आधारित है और यह किसकी है, तो भूषण की रचना है। अलंकार रत्नाकर किसके द्वारा रचित है, तो वह अलंकार रत्नाकर जो है दलपति राय वंशीधर द्वारा रचित है। छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है, तो छायावाद की मुख्य विशेषता जानते हैं क्या है, जिसमें प्रकृति जो है, इसमें प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण मिलता है। छायावाद की मुख्य विशेषता यही है कि इसमें प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। अब देखिए आगे क्या है कि भक्ति काल की कृति है, जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल की कृति क्या है, एक मिनट रुक जाइए भाई, भक्ति काल, हाँ तो भक्ति काल की कृति है, तो देखिए भक्ति काल की कृति है पार्वती मंगल। भक्ति काल की कृति कौन सी है, पार्वती मंगल है। अब देखिए आगे क्या है, भारतेंदु की रचना क्या है, भारतेंदु की रचना क्या है, प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु की रचना है। कविता वाहिनी सभा के संस्थापक, कविता वाहिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो कविता वाहिनी सभा के संस्थापक जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। परिजात रस कलश, परिजात जो है और रस कलश इन दोनों के रचनाकार कौन है, हरिऔध हैं। दोनों जो है हरिऔध द्वारा रचित हैं, रस कलश और परिजात। और कविता वाहिनी सभा के संस्थापक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। झरना आंसू कामायनी, झरना आंसू कामायनी किसके द्वारा रचित है, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कवि झरना आंसू कामायनी। यही मिनट रुक जाइए, आगे अब देखिए क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साकेत जो है, ये साकेत जो है मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित है, इसे छोड़िए। अब देखिए आगे क्या है, द्विवेदी युग की रचना कौन सी है, तो द्विवेदी युग की जो रचना है वो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत। ये तीनों रचनाएं जो है द्विवेदी युग की हैं। प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत। प्रिय प्रवास अलग है, भारत भारती अलग है, साकेत अलग है। ये तीनों रचनाएं जो हैं द्विवेदी युग की हैं। अब देखिए प्रथम तार सप्ताह का जो संपादक हुआ था 1943 में हुआ था, इसके बाद 1951 में और इसके बाद 1959 में। तो इसे आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए एक बार आप पहले याद कर लीजिए, जो पहला प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था, इसके बाद उसमें आप 8 जोड़ दीजिए, द्वितीय वाला निकल जाएगा 51, फिर इस जो द्वितीय प्राप्त होगा उसमें आप 8 जोड़ दीजिए, वो निकल जाएगा आपके तृतीय के लिए। अब देखिए आगे हम चलते हैं, तो आप 8 8 जोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्रथम और द्वितीय का।
अब देखिए जो तार सप्ताह के, इस तार सप्ताह के संपादक कौन थे? तो देखिए अज्ञेय जो है इसके संपादक थे। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्ताहकों की संख्या कितनी थी? 4 थी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी अज्ञेय ही थे। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, तो परशुराम की प्रतीक्षा आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग काल है, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है? जिसे जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीत काल है, आधुनिक काल है, तो इस हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग को, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो किस काल को कहा जाता है? यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि जो हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कह सकते हैं? तो भक्ति काल को देखिए भैया हम मतलब स्वर्ण युग कह सकते हैं कि भक्ति काल जो था वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। और द्विवेदी युग से संबंधित कौन है? से संबंधित है मतलब साकेत है। अब देखिए तार सप्ताह से यह भी संबंधित है। रामविलास वर्मा जो थे यह भी तार सप्ताह से संबंधित थे। और प्रयोगवाद कवि कौन है? तो देखिए इसे आप याद कर लीजिए। ये 4 कवि का नाम, 3 कवि का नाम मैं इसी कारण लिख दूँ जिससे आप एक ही बार में याद करें, नहीं तो 3 क्वेश्चन मतलब प्रयोगवाद तो तीनों को एक ही बार में। तो प्रयोगवाद के कवि कौन है? नागार्जुन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं और शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। नई भक्ति जो नई कविता है, नई कविता के कवि कौन है? नई कविता के कवि जो है अज्ञेय है, नई कविता के कवि। अब आगे देखिए संसद से सड़क तक, संसद से लेके सड़क तक, देखिए क्या भाई, संसद से लेके सड़क तक, संसद से लेके सड़क तक ये किसकी रचना है? धूमिल के। तार सप्ताह से संबंधित कौन है? देखिए तार सप्ताह से संबंधित रामविलास वर्मा भी हैं और अज्ञेय भी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो ये भी संबंधित हैं, ये भी हैं, लेकिन संपादक तो यही हैं। तो अभी लास्ट है, देखिए क्या है कि रीतकालीन कवि कौन है? मातीराम जो है रीतकालीन कवि। कला और बूढ़ा चाँद जो है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है और इसी कला और बूढ़ा चाँद कारणीने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए तोड़ती पत्थर अरिणिमा सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर अरिणिमा सरोज स्मृति किसकी रचना है? इन निराला द्वारा रचित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। महादेवी वर्मा जो है इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं देखिए यमा है, निहार है और रसिम, तो ये सब जो है महादेवी वर्मा की रचना है। गंगावतरण काव्यकृति श्रृंगार लहरी ये किसके द्वारा रचित है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, कामायनी महाकाव्य की रचना जो है, जो कामायनी महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं और इनके इसमें स्वर्गों की संख्या 15 है। अब आगे देखिए क्या है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो जो पल्लव है इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सरोज स्मृति गीतिका हमने बता ही दिया, निराला है। अब साकेत महाकाव्य के रचयिता हमने आपको पहले ही बता दिया, मैथिली शरण गुप्त है। और इसके बाद क्या है, जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के रचयिता हैं, छायावाद के कवि भी हैं और छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अब देखिए ये वीडियो कितने मिनट का हो गया? लगभग जान लीजिए 30 मिनट का वीडियो हो गया। 30 मिनट में एक बार भी नहीं कहें लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि गड़बड़ लगा हो तो डिसलाइक कर देना। केवल कमेंट में आके बता देना कि हाँ इस वीडियो में यही कमी थी। और देखिए लाइक कर देना, अपने दोस्तों में हो सके शेयर कर देना क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ये दोनों को एक ही वीडियो में बताया गया है गद्य और पद्य को, तो शेयर कर दीजिएगा। या तो अलग अलग वाला शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल का, जिससे हमारे थोड़े से यार सब्सक्राइबर बढ़ें, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे पास बहुत हैं कम। तो यही सब था। कमेंट तो आप अपना ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।